किया है तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है रोकने वाले सरकार के कानून को? सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता। अगर सभी लोग अपनी अपनी जाति का प्रमाण पत्र बना के रखेंगे, संविधान अलाउ करता है उसको, लीगलाइज करता है। लेकिन सर जातिवाद की बात नहीं करता संविधान, जातिवाद की बात नहीं करता सर। पहले आप जो है बाबा साहब की जय जयकार करते थे कि नहीं करते, ये बताओ। मैं बता देता हूँ। करते थे ना? हाँ, मेरी सुन लीजिए, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, सुनिए मेरी। फिर एकदम अचानक क्या हुआ? तो आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विरोध में ही खड़े? मैं समझ गया। संविधान के द्वारा ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिला कि नहीं? कास्ट सर्टिफिकेट तो इसलिए मिला, संविधान जो पिछड़े लोग थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, जिनको सताया गया, जाति का दर दुत्कारा गया, इसलिए उनको कास्ट सर्टिफिकेट मिला ताकि उनको रिजर्वेशन मिल सके, ताकि इनका प्रतिनिधित्व जो है हो सके। अब ये आप जाति के आधार पर आरक्षण लीजिएगा तो जाति खत्म कैसे हो जाएगी? जाति के आधार पर भी तो शोषण होता है सर। योगेंद्र जी, शोषण भी तो जाति के आधार पर होता है। आपने आपकी सोशल मीडिया पर अभी भी पोस्ट डली है, अगर गूगल पर सर्च किया जाए दिनेश सिंह LLM के नाम से, हाँ जी, तो उन पोस्टों पर ये देखने को मिलता है आप ब्राह्मणों को ब्राह्मण बेरी कहते थे। ऐसा है उसमें, अभी आप देख सकते हैं सर्च करके। मैं बता देता हूं। हकीकत में संविधान बनाया है सर BR राव। अब बाबा साहब की जगह पर अगर सर BR राव को स्थापित कर दिया जाए कि संविधान निर्माता के रूप में, तो क्या संविधान को स्वीकार करेंगे आप? संविधान को तो हम पहले से ही, अभी आप बोल रहे हो कि संविधान खतरनाक है। खतरनाक है तो क्या नहीं कहें इस बात को? अच्छा, आपकी लड़ाई संविधान से है या फिर संविधान निर्माता से? नहीं, देखिए, ये संविधान भी उतना ही खतरनाक है। अच्छा, जो वर्तमान संविधान है, हाँ, वो खतरनाक है? बिल्कुल है। यानी खत्म कर देना चाहिए इसे? नहीं, मैं खत्म करने की बात ही नहीं कर रहा। ये खतरनाक आपकी नजरों में खतरनाक है, तो फिर क्या है, खत्म कर देना? नैतिक, मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी के शब्द हैं कि नैतिकता पर आधारित संविधान खतरनाक ही होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। इस वक्त हमारे साथ हैं दिनेश सिंह LLM जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो कि इन्होंने एक अलग ही तरह की जो है बहस छेड़ दी है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर और तमाम जैसे यूट्यूब चैनल हैं उन पर इनके जो है वक्तव्य देखने को मिले होंगे। ये दावा कर रहे हैं कि संविधान निर्माता जो हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं हैं, बल्कि संविधान निर्माता सर BR राव हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सर, आप जो है दावा कर रहे हो कि संविधान निर्माता जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं है, जो कि अभी तक देखने को मिल रहा था और तमाम किताबों में भी, और सब लोग यही कहते हैं कि संविधान के जो जनक हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। लेकिन आप दावा कर रहे हो कि संविधान निर्माता सर BR राव हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं है। किस आधार पर कह रहे हैं? जी, देखो, सबसे पहले संविधान कैसे बना, हमें उसकी पूरी पृष्ठभूमि जानना पड़ेगी। इसके लिए जानना पड़ेगा कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान सभा के गठन के संबंध में जाएंगे तो संविधान सभा का जो गठन है, भारत में 15 मार्च 1946 को मंत्री मिशन आया था। मंत्री मिशन ने यहाँ एक प्रस्ताव रखा कि इस तरह से आप संविधान सभा का गठन करो और संविधान को बनाओ, क्योंकि हम आपको आज़ादी सौंपने वाले हैं। तो मंत्री मिशन ने ये प्रस्ताव में ये भी कहा कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उस समय के जितने भी चतुर चालाक लोग थे, उन्होंने संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होने दिया। उस समय जो चुनाव हुआ था, चुने हुए मेंबर थे, वो लिमिटेड वोटिंग राइट से थे। लिमिटेड वोटिंग राइट का मतलब है कि वोट डालने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को था जो 3 शर्तों को पूरा करते थे। पहली शर्त, जो कम से कम अपर वर्नाकुलम यानी हाई स्कूल तक पढ़ा लिखा हो। दूसरा, जो टैक्स पेयर हो। तीसरा, जिसके पास अचल संपत्ति हो। तो इस तरह से जो लोग वोट डालने का अधिकार रखते थे, वो इन 3 दायरों में जो आते थे, उन्हीं को वोट का अधिकार था। और इन 3 दायरों को जो पूरा करता था भारत का तबका, उसमें मात्र 10.5% लोग थे, यानी 89.5% लोग वोट डालने के अधिकार से वंचित थे।
लगभग 90% लोगों को वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। डालने का अधिकार किसको था? जो 3 शर्तों को पूरा करते थे। पहला, जिसके पास अचल संपत्ति है। दूसरा, जो अपर वर्नाकुलम यानी हाई स्कूल तक पढ़ा है। तीसरा, जो सरकार को टैक्स देता है। भारत में गरीबी आज इतनी हालत है कि 84 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आप जैसे कि संविधान निर्माता सर बी एन राव को बता रहे हैं जी, वो तो चुन के ही नहीं आए थे उसमें। मैं बता रहा हूँ, देखिए, जब यहाँ संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया होने शुरू हुई तो जुलाई 1946 में ही लॉर्ड बोवेल ने सर बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया। हाँ, एडवाइजर थे। संवैधानिक सलाहकार। सुनिए, संविधान सभा के अंदर 2 बॉडी थी। एक प्रशासनिक बॉडी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और दूसरी थी लेजिस्लेटिव, जो चुने हुए मेंबर थे वो। दूसरे सरकार से जो नियुक्त थे, सरकारी अधिकारी थे। तो सर बी एन राव संविधान सभा के अंदर प्रशासनिक अधिकारी थे, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अध्यक्ष वो थे। उसके बाद सारी शक्ति किसके पास थी? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के पास। तो जब संविधान सभा का गठन होना शुरू हुआ, चुनाव चल रहे थे, तो उस दौरान नेहरू जी ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि आप संविधान बनाने की तैयारी करो। तो सर बी एन राव ने संविधान बनाने की तैयारी शुरू करी। संविधान सभा के लोगों को तो पता भी नहीं था कि संविधान बनता कैसे है, ज़्यादातर लोग अनभिज्ञ थे। सर बी एन राव ने 15 देशों का भ्रमण किया, 60 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। फिर उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया जिसमें 243 आर्टिकल थे, 13 अनुसूचियाँ थीं। जब वो ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ 7 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा को दिया गया। तब संविधान सभा ने बड़े बहुमत से उसमें संशोधन किए। ये तो 7 अक्टूबर को पेश हुआ, दिया 243 वाला आर्टिकल वाला। अब उससे पहले एक कमेटी बनी 29 अगस्त 1947 को। उस कमेटी का नाम है कमेटी टू स्क्रूटनाइज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं संविधान मसौदे की जांच समिति। यानी जो सर बी एन राव ने मसौदा बनाया है उसकी जांच करेगी। कौन करेगी? एक समिति करेगी। प्रारूप समिति? नो 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 नो, वो प्रारूप समिति नहीं थी। यही कंफ्यूजन। हाँ, जो बी एन राव ने जो ड्राफ्ट बनाया था उसी पर काम करने के लिए प्रारूप समिति बनी थी ना? नहीं, वो कमेटी थी स्क्रूटनी कमेटी। उसका नाम सुन लीजिए, उसका नाम था कमेटी टू स्क्रूटनाइज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको पढ़ना है तो 29 अगस्त 1947 का भाषण पढ़िए, उसमें क्लियर कट है। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये संविधान इन्होंने बनाया। तो हम पहले ये जान लें कि डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते क्या थे। डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे कि देश में समानता स्थापित हो, जाति खत्म हो, आर्थिक आधार पर समानता आ जाए, सामाजिक आधार पर समानता आ जाए, राजनीतिक आधार पर समानता आ जाए, शैक्षणिक आधार पर समानता आ जाए। ये उनका उद्देश्य था। उन्होंने कई भाषणों में कहा कि मेरे 2 दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। ब्राह्मणवाद का मतलब सामाजिक गैर बराबरी, पूंजीवाद का मतलब आर्थिक गैर बराबरी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 22 दिसंबर को जो भाषण दिया 1952 में पूना लाइब्रेरी में, वो कहते हैं कि वर्तमान संविधान को लेकर लोग काफ़ी जोशपूर्ण हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं उन लोगों में शामिल होने के लिए तैयार हूँ जो वर्तमान संविधान को ख़त्म करके उसकी जगह नया संविधान लिखना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ये संविधान ऐसी हड्डियों का ढांचा है जिसमें मांस वहाँ पाया जाता है, जिसे हम संवैधानिक नैतिकता का नाम देते हैं। यानी अंबेडकर जी खुद कह रहे हैं ये नैतिकता पर आधारित संविधान है, इसलिए इसे रीड्राफ्ट करना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ख़त्म करना चाहते थे। ये नैतिकता पर आधारित जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। ये संविधान भी उतना ही खतरनाक है। अच्छा, जो वर्तमान संविधान है हाँ, वो खतरनाक है? बिल्कुल है। यानी खत्म कर देना चाहिए इसे? नहीं, मैं खत्म करने की बात ही नहीं कर रहा। ये नहीं, खतरनाक आपकी नज़रों में खतरनाक है तो फिर क्या है, खत्म कर देना नैतिक? मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर अंबेडकर जी के शब्द हैं कि नैतिकता पर आधारित संविधान खतरनाक ही होते हैं। अच्छा, आपकी लड़ाई संविधान से है या फिर संविधान निर्माता से? नहीं, देखिए, मेरी लड़ाई सत्य की लड़ाई है और सत्य झूठ की लड़ाई है। मैं सत्य के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, संविधान से दिक्कत है या फिर संविधान निर्माता से दिक्कत है? देखिए, मुझे संविधान निर्माता के रूप में जो झूठ बो दिया है देश में,
हकीकत में संविधान बनाया है सर बी एन राव। अब डॉक्टर बाबा साहब की जगह पर अगर सर बी एन राव को स्थापित कर दिया जाए कि संविधान निर्माता के रूप में, पहले तो आप क्या संविधान को स्वीकार करेंगे आप? संविधान को तो हम पहले से ही नहीं, अभी आप बोल रहे हो कि कहाँ संविधान खतरनाक है। खतरनाक है तो क्या नहीं कहें इस बात को? संविधान तो हमें पहले से स्वीकार्य है। अभी आप बोल रहे थे कि संविधान खतरनाक है तब भी स्वीकार है। पहले आप जो है बाबा साहब की जय जयकार करते थे कि नहीं करते, ये बताओ। मैं बता देता हूँ। करते थे ना? हाँ, मेरी सुन लीजिए, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, सुनिए मेरी। फिर एकदम अचानक क्या हुआ? हाँ, जो आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विरोध में ही खड़े हो? मैं समझ गया। मैंने अप्रैल में एक आर्टिकल लिखा जब मैं भीमटा था। भीमटा थे, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने भीमटा एक वीडियो भी बनाया था और आर्टिकल फेसबुक पे पड़ा हुआ है। जब मैं भीमटा था, उसको पढ़िए पहले बहुत गहनता के साथ। जब मैं भीमटा था तो मेरी साइकोलॉजी कैसी थी, मैं कैसे सोचता था, वो सब बताया। जब मैंने डॉक्टर अंबेडकर की पूरी तरह से पढ़ाई करी, ऑपरेशन किया पूरा कि हकीकत क्या है, फसाना क्या है, जब सच्चाई से जाना तो पता चला कि ये तो किरदार ही कुछ और है। ना तो इसने संविधान बनाया, ना ये अछूतों का मसीहा, ना देश के निर्माण में कुछ योगदान, फिर ये हमारे ऊपर थोप क्यों दिया? जब इसकी बहुत गहनता से जांच की तो उसको छोड़ दिया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि बोले आप पहली क्लास में पढ़ते थे, वो क्यों छोड़ दी? आगे बढ़ने के लिए सर एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। आपकी सोशल मीडिया पर अभी भी पोस्ट डली है, अगर गूगल पर सर्च किया जाए दिनेश सिंह LLM के नाम से, हाँ जी, तो उन पोस्टों पर ये देखने को मिलता है आप ब्राह्मणों को ब्राह्मण बेरी कहते थे। ऐसा है उसमें? अभी आप देख सकते हैं सर्च करके। मैं बता देता हूँ। कांसीराम जी ने लड़ाई लड़ी अपनी। कांसीराम जी की पार्टी से उन्होंने ही कैटराइज किया, नारे लगते थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारे जूते चार, तमाम चीज़ें होती थी। अभी वाम से भी इसी तरह की विचारधारा फैला रही है। तो मैंने स्वीकार किया कि मैं पहले भीमटा था। जब मैं भीमटा था तो भीमटों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि हेट फैलानी है, नफरत फैलानी है। देखो, ये एक विकास की प्रक्रिया होती है, बौद्धिक विकास हो चाहे सामाजिक कोई भी हो, आदमी निरंतर सीखता है फिर आगे बढ़ता है। आप कल को कह सकते हैं कि आप पहले ऐसे करते थे, आज ये क्यों कर रहे हैं? ये सीखने की प्रक्रिया होती है, लर्निंग प्रोसेस होती है। कल हम गलत थे, उसको हमने स्वीकार किया जब हम भीमटा थे। आज हमने जब हमने गुरु की शरण में आए, उस सत्य को स्वीकार किया, सीखा, हमने प्रेम का मार्ग सीखा। हमको समझ में आया कि नहीं, ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनियाई, कोई किसी का बैरी नहीं। पहले दिनेश सिंह LLM भीमटा थे जी, लेकिन अभी क्या हैं? अभी मैं दिनेश सिंह LLM हूँ और सत्य के साथ हूँ, सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। किस विचारधारा को फॉलो करते हैं? विचारधारा जान लीजिए। देखिए, मैं विचारधारा अपने गुरुओं की फॉलो करता हूँ, जिसमें सतगुरु कबीर साहिब जी, सतगुरु रविदास जी, सतगुरु नानक साहिब जी से लेकर 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी तक का जो मिशन मूवमेंट है, इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर मैं प्रायोरिटी देता हूँ किसी को तो वो सतगुरु रविदास जी, कबीर साहिब जी। इनका जो दर्शन है, जीवन दर्शन, बेगमपुरा का दर्शन, वैसे सभी गुरुओं की एक ही आइडियोलॉजी है। तो वो वाकई देश में समानता, प्रेम और भाईचारे के लिए है, देश में बराबरी लाने के लिए है। सतगुरु रविदास जी कहते हैं बेगमपुरा शहर को नाओ, यानी वो एक ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जहाँ किसी प्रकार का कोई गम नहीं हो, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं हो, सब लोग बराबरी से, बड़ी खुशी से, प्रेम से रहें। ठीक है ना? तो सतगुरु रविदास जी के जो बेगमपुरा फिलॉसफी है, वो कहते हैं ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबस हैं, रविदास रहे प्रसन्न। तो मैं उस दर्शन को फॉलो करता हूँ। इसी बात को तो संविधान कहता है। नहीं, संविधान क्या कहता है बताइए? जातिवाद खत्म हो, एक मिनट, समानता स्थापित हो देश में, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान का आधार किसी के साथ भेदभाव ना हो। मैं समझ गया। हाँ? आप जाति के आधार पर आरक्षण लीजिएगा, शोषण भी तो जाति के आधार पर होता है। आपने कह दिया जाति खत्म करने की बात करता है संविधान। संविधान के द्वारा ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिला कि नहीं? कास्ट सर्टिफिकेट तो इसलिए मिला, संविधान जो पिछड़े लोग थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, जिनको सताया गया, जाति का आधार दुत्कारा गया, इसलिए उनको कास्ट सर्टिफिकेट मिला ताकि उनको रिजर्वेशन मिल सके, ताकि इनका प्रतिनिधित्व जो है हो सके। अब ये बात बताइए, अगर सभी लोग अपनी अपनी जाति का प्रमाण पत्र बना के रखेंगे, संविधान अलाउ करता है, उसको लीगलाइज करता है। लेकिन सर जातिवाद की बात नहीं करता संविधान, जातिवाद की बात नहीं करता सर, जाति खत्म करने की बात करता है।
कौन से आर्टिकल? जातिवाद खत्म करने की बात करता है सर। कौन से आर्टिकल में? जातिवाद खत्म कर, कौन से आर्टिकल में बता दीजिए? समानता का अधिकार उसी में देख लीजिए सर। कौन से कहाँ है? छुआछूत के अंत की बात करता है संविधान। भाई साहब, हाँ, ये बेईमानी भरा आर्टिकल है, आर्टिकल 17। बेईमानी भरा आर्टिकल। छुआछूत, एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। आप अनटचेबिलिटी क्या है इसको डिफाइन किया गया है संविधान में कहीं? बताइए, अनटचेबिलिटी को आप कैसे परिभाषित करेंगे? कोई भी कानून बनता है तो उसमें डेफिनेशन क्लॉज होता है, उसकी डेफिनेशन दी जाती है। अनटचेबिलिटी की परिभाषा क्या है बताइए सर? ये बताइए मुझे प्लीज। संविधान नहीं था, संविधान नहीं था। उससे पहले और अभी के दौर की अगर तुलना करें तो क्या कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है? परिपक्वता दिखाइए। मैं ये कह रहा हूँ, जातिवाद और ये कह रहा हूँ, अभी आप कह रहे थे संविधान जाति खत्म करने की बात करता है। मैंने उसको काउंटर किया, बताया कि संविधान कास्ट को लीगलाइज करता है। ठीक है, कास्ट को लीगलाइज करता है, जाति प्रमाण पत्र रखे हैं सबके पास। आपने अनटचेबिलिटी की बात करी, अनटचेबिलिटी डिफाइन कहाँ है ये बता दीजिए। आप ही बताइए। नहीं, डिफाइन है ही नहीं, ये बदमाशी भरा आर्टिकल है। संविधान सभा में ये आर्टिकल लाया गया तो ये कहा गया, ये सब छोड़िए, आप छोड़ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कब याचिका दायर कर रहे हैं? क्योंकि एक एडवोकेट हो सर आप। मैं एडवोकेट हूँ। हाँ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। देखिए, अगर सबसे बड़ी अदालत है ना, तो वो जनता की अदालत है। हम अपने देश के लोगों को समझाएं। जनता को भी आप समझाइए, लेकिन साथ साथ वो जो लीगल प्रक्रिया है उसको भी करिए सर। देखिए योगेंद्र जी, आप एडवोकेट हैं, मैंने जितने भी पढ़े लिखे भाई हैं हमारे समाज के, उन सबको चैलेंज किया कि भाई आ जाओ, आप डॉक्टर अम्बेडकर को किस आधार पर संविधान निर्माता मानते हो, आ जाओ, मैं बात कर लेता हूँ। तो कोई भी इस बात पर सामने आने के लिए तैयार नहीं है। सभी का ज्ञान सुना सुनाया है, सभी अनुश्रुति पर आधारित ज्ञान के आधार पर झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। विश्व भर में जो विदेशों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां स्थापित हो रही हैं। अभी यूनेस्को में जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। वो मानते हैं कि बाबा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं सर? मेरी सुन लीजिए। जब कोई फेक नैरेटिव सेट किया जाता है, षड्यंत्र किया जाता है, तो उसी तरह से प्रोपेगेट किया जाता है। मैं दुनियादारी की छोड़ दो, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप डॉक्टर अंबेडकर को किस आधार पर संविधान निर्माता मानते हैं? आप किस आधार पर नहीं मानते? मैं तो बी.एन. राव ने बनाया है, मैं इस आधार पर बात। सर बी.एन. राव ने ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाया जिसमें 243 आर्टिकल हैं। उन्होंने किताब भी लिखी है, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग। संविधान सभा में बहुमत के साथ थे, सरकार ये तो हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। लेकिन संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत जगह देखने को मिल रहा है। सब लोग यही कहते हैं, फर्जी बात है। हमने आरटीआई से जानकारी ली, सरकार हमको कहती है अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है। अभी सर ट्विटर पे जो सरकार का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ से एक जो है एक पोस्ट आती है, वहाँ पे लिखा जाता है कि संविधान जनक के रूप में किसे कहा जाता है, संविधान का जनक किसे बोला जाता है, तो वहाँ पर सर बी.एन. राव का नाम ही नहीं था। देखिए, आप लोग ऐसी ही बातों को पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ये झूठी बातों पर कब तक आप बात करते रहोगे? एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आप ये कह रहे हैं कि जो संविधान है वो गुलामी का दस्तावेज है। नहीं, यानी कि इससे नहीं, मैंने ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी का होगा। सर याद कीजिए। नहीं, अगर है तो आप दिखाइए, फिर मैं बताऊंगा कि आप साबित करो कि ये संविधान भाईचारा बनाता है, समानता स्थापित करता है, या जोर जुल्म से लड़ने के लिए आपको प्रेरित करता है। आप अगर इसको बहुत गहराई से देखेंगे तो ये आपकी गुलामी का दस्तावेज है। किसका कोट था, क्या था, वो भी तो मैं बताऊंगा। एक वीडियो सर वो मुझे दिखाइए। उसमें आप कह रहे हैं कि जो संविधान है वो गुलामी का दस्तावेज है, संविधान ये देश में भाईचारा स्थापित नहीं करता। नहीं, इस तरह से नहीं। लेकिन जहाँ तक भाईचारे की बात है तो वो तो मैं क्लियरली कह देता हूँ कि ये संविधान है। उसमें सर आप जो बोल रहे हो उस वीडियो में, उसमें एक जो ऋतु सिंह है वो भी बैठी हुई है बगल में, तो उन्होंने आपको टोका था। सुन लीजिए पहले, ऐसा नहीं कहा था, वो गलत तरीके से ले जा रहे हैं आप। वो भाईचारे का कार्यक्रम था, साडा भाई एकत्रता संगठन, उसमें ये कहा था मैंने कि ये संविधान हमें जातियों में तोड़ता है, हमें वर्गों में तोड़ता है, तो भाईचारा कैसे बन जाएगा?
कोई SC ST OBC है, फिर 6,743 जातियों से ज़्यादा जातियां बनी हुई हैं। इन जातियों में भाईचारा कैसे बन जाएगा ये बताइए। 6,000 जातियों का वर्णन सर संविधान में कहाँ है? मेरे भाई साहब बता रहा हूँ सारी चीज़ें शेड्यूल में। SC ST OBC, हाँ मैं सुन लो पहले। अभी एक लॉ आया है UGC आया है। अब बताइए UGC आया है और आप कह रहे हैं संविधान भाईचारा बनाता है। UGC आने से भाईचारा कहाँ है बताइए? जातिगत भेदभाव को खत्म करेगा ना। कहाँ? जाति के आधार पर टकराव हो रहा है, जाति के आधार पर लड़ाई हो रही है। 2018 में आंदोलन हुआ SC ST UGC में जो नए मेरे ब्रदर सुन लीजिए, 2018 में आंदोलन हुआ, 13 नौजवान लड़के चंबल ग्वालियर संभाग में मारे गए। अगर भाईचारा है तो भाईचारा होना चाहिए। अगर टकराव हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये भाईचारे में बाधा है। भाईचारे में बाधा क्यों इसलिए हो रहा है क्यों हो रहा है? जो लोग जातिवाद करेंगे, जो जाति भेदभाव करेगा उस पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूं, तो जातिवाद ही नहीं करोगे तो कानून के तहत कार्रवाई क्यों होगी? मेरी बात तो कुछ लोग हैं जो जातिवाद को बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए वो जातिवाद कौन सा जातिवाद? UGC में जो नए नियम हुए हैं वो यही तो कहता है कि जातिवाद को खत्म करेंगे। मेरी बात सुन लीजिए। आपका कहना ये है कि UGC नाम की संस्था है, कॉलेज चलाती है, बिल्कुल कॉलेजों का प्रबंधन करती है, वो जाति भेद को बढ़ावा दे रही है, जाति भेद होता है। नहीं, मेरा कहना नहीं है ये। UGC जितने भी कॉलेज विश्वविद्यालय चला रही है वहाँ जाति भेद होता है। तो ये संस्था खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये संस्था नाकाम है। अगर ये संस्था चला रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह सब कुछ इसके निर्देशन में चल रहे हैं, इसके अधीन चल रहे हैं, तो ये रोक क्यों नहीं पाई? तो ये लिए तो सर नियम लेके आए हैं। वो क्यों लेके आए नियम? ये रोक हो इस पर। इसका मैं बता देता हूँ, ये नियम गलत लेके आए हैं। अभी आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या साजिश चल रही है? ये सिर्फ ध्यान हटाने का प्रोपेगेंडा है। अगर वो लेके आए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से उन्होंने बात क्यों नहीं रखी है? लेके आए तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है रोकने वाले सरकार के कानून को? सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता। सब कानून निर्माता संविधान जो संसद है वो है, लोकसभा राज्यसभा कानून बनाते हैं, सरकार सुप्रीम होती है। सरकार चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को 1 मिनट में पैदल कर सकती है। उनकी क्या औकात, क्या हिम्मत है कि वो सरकार के कानून को रोक दें? सुप्रीम कोर्ट हाँ, नहीं रोक सकते। कैसे रोक देंगे? सरकार ने बहुमत से कानून बनाया है, कैसे रोक देंगे? अगर वो विधि सम्मत है तो कैसे रोक देंगे बताइए? सुप्रीम कोर्ट, सरकार सब मिली भगत है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा सिस्टम नहीं है। आज संविधान को जैसे आप लागू करने की बात करते हैं, तो आप इस बात को लागू क्यों नहीं करते? आर्टिकल 312 लागू क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति परीक्षा से क्यों नहीं होनी चाहिए? हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति परीक्षा से क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पे बात क्यों नहीं करते? कॉलेजियम खत्म क्यों नहीं होना चाहिए? ये कॉलेजियम की ये क्रिएट किया है, ये षड्यंत्र है भाई। आर्टिकल 312 क्या कहता है? उसको पढ़िए, उसको लागू करवाइए। उसको कौन नहीं होने दे रहा लागू? वही सुप्रीम कोर्ट नहीं होने दे रहा। क्यों नहीं होने दे रहा? ये चीज़ों को समझिए। मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ, संविधान के खिलाफ नहीं हूँ, और मैं अपने भाइयों के खिलाफ तो कतई नहीं हूँ। ठीक है ना? इन चीज़ों को समझिए। चलिए, तो ये थे दिनेश सिंह LLM। इनसे काफ़ी तीखे सवाल भी हुए। फिलहाल इस बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी भी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।